क्या जी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे, है ना। वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स विच इज़ बीइंग टॉट इन द फोर्थ सेमेस्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. We are in the first module, simple stresses and strains, and today we will be going through lecture number 9. And in this lecture we will study थर्मल स्ट्रेसेस. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मल स्ट्रेसेस. देखिए, जब से ये टॉपिक शुरू हुआ है, टॉपिक क्या, जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है, लगातार हम लोग एक बार के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और उसी के ऊपर स्ट्रेसेस स्ट्रेन वगैरह निकाल रहे हैं. ठीक है, अभी भी कुछ अलग नहीं करना है, अभी भी कुछ ऐसा ही हमें करना है. तो देखिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक है हमारे पास रड या फिर बार. ठीक है, क्या है हमारे पास, बताइए. हमारे पास है बार. ठीक है, चलिए, अब ये जो आपका बार है ना, ये जो आपका बार है, इसके ऊपर अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस लगातार हमने देखे हैं कि एक्ट हो रहे हैं. ठीक है, जैसे कि टेंसाइल फोर्सेस लग रहे थे इसके ऊपर, उसके कारण स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा था इसमें, है ना. देन कंप्रेसिव फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो उस समय क्या स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे, कितना स्ट्रेन होगा, कितना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा, वगैरह वगैरह हम लोग लगातार देख रहे थे. ठीक है, अभी जो हमें देखना है वो है थर्मल स्ट्रेसेस. तो ये थर्मल स्ट्रेसेस क्या है भैया. देखिए, बचपन में क्लास 11-12 में आप लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई एक बार है, रड है, किसी भी मटेरियल मेटल का बना हुआ है, तो जैसे ही टेम्परेचर वह बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा जी, ईवी एक्सपैंड करेगा, है ना. इसका उदाहरण आप लोग उस ज़माना में पढ़े थे कि जो रेलवे ट्रैक होता है, रेल का पटरी, तो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो वो थोड़ा जिग-जैग हो जाता है ना, है ना, इस तरह हो जाता है. या फिर उसके लिए स्पेशल हम लोग गैप छोड़ा करते हैं, है ना, ताकि जब एक्सपेंशन हो तो कोई नुकसान ना हो हमारे रेलवे ट्रैक को. ये पुराना ज़माना की बात है, आजकल ऐसा नहीं होता है. ठीक है, पुराने ज़माने में ऐसा होता था. ठीक है, तो इसका एग्जांपल यही है थर्मल एक्सपेंशन का. मतलब क्या कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो देयर इज़ एक्सपेंशन इन मटेरियल. ठीक है, ज़्यादातर केसेस में. और जैसे ही टेम्परेचर घटता है तो देयर इज़ कंप्रेशन. इसमें क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि इसका डायमेंशन, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ जा रहा है, लेकिन जब टेम्परेचर घट रहा है ना, तो इट विल कंप्रेस. ठीक है, ओके. ठीक है, ये आपका पूर्व से प्राप्त किया हुआ ज्ञान है. ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हम सब ने साइंस में पढ़ा है 11th-12th में. ठीक है, चलिए, तो अगर कोई एक बॉडी है, एक बार है, और उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक्सपेंड कर जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा. ठीक है, तो भैया इसमें स्ट्रेस कहाँ है स्ट्रेस. टेम्परेचर बढ़ा, इसका डायमेंशन बढ़ गया, कोई टेंशन नहीं है, तो इसमें स्ट्रेस कहाँ इंड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा इंड्यूस स्ट्रेस. ठीक है, सही बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, इसमें तो स्ट्रेस इंड्यूस होगा ही नहीं. लेकिन एक सिचुएशन अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज करूं तो आप पाओगे कि भैया स्ट्रेस इंड्यूस होगा अगर ये जो बार है ये फिक्स्ड है दोनों ही साइड से. ठीक है, ये फिक्स कर दिया गया है. ठीक है, अब क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें तो एक्सपेंशन होना चाहिए था टेम्परेचर बढ़ने के कारण, लेकिन एक्सपेंशन हो कैसे भैया, इधरों से इधर लिया है, एकदम इधरों से धर लिया है ना. फ्रॉम बोथ साइड्स इट हैज़ बीन फिक्स्ड, है ना, दोनों साइड से फिक्स कर दिया गया है, तो कैसे एक्सपेंड करेगा. अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इसमें क्या आएगा, इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस का यही कॉन्सेप्ट है भैया.
अगर ये फ्री है एकदम एक्सपेंशन के लिए या कंप्रेशन के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई उसमें स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा। लेकिन इसको अगर मैं फिक्स कर दूं दोनों एंड, तब इसमें स्ट्रेस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो चाहता है कि मैं एक्सपेंड करूं, इधर उधर एक्सपेंड करूं, लेकिन ये रहा इसका दुश्मन, इसको एक्सपेंड करने नहीं दे रहा है। जब एक्सपेंड करने नहीं देगा तो क्या होगा, है स्ट्रेस उसमें जनरेट होगा, स्ट्रेस उसमें इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यही है थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस का मतलब आप समझ गए, कब, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब स्ट्रेसेस नहीं जनरेट हो रहे, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर घट रहा है साथ ही साथ उसको पकड़ के रखा गया, एक्सपेंशन या कंप्रेशन उसमें नहीं होने दिया जा रहा है, इन दैट केस देयर इज थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। बात ये समझ में आ गया है ना। अगर ये पकड़ के नहीं रखेंगे तो कोई स्ट्रेस इसमें जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग एक कंसिडर कर रहे हैं बॉडी जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, जिसमें मैं लिख देता हूँ कुछ चीज़ों को यहाँ। एल जो है क्या होगा भैया, इसका ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ऑफ बार, जो भी बार है बॉडी है उसका ओरिजिनल लेंथ। टी है राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर मतलब क्या हुआ जी, मान लीजिए पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर T2 है, तो इसको बोलेंगे राइज, है ना। राइज का मतलब जो उस समय टेम्परेचर वो नहीं, राइज मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ई बराबर हम क्या, तो आपको पता है ही तो, है ना जी, यंग्स मॉडुलस। अल्फा क्या होगा, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसके बारे में आप लोग 11th-12th में पढ़ रखे हैं कि अल्फा क्या होता है, ठीक है। और डीएल मैं लिख देता हूं जो भी एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, एक्सटेंशन इन रड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अभी हम लोग टेम्परेचर का राइज कर रहे हैं, फॉल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब राइज होगा तो इसमें एक्सपेंशन होना चाहिए था, ठीक है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन को इस दोनों ने पकड़ के रखा है, तो क्या कंप्रेसिव फोर्स इस पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो कैसा इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे हम लोग इसमें स्ट्रेस जो जनरेट होगा, जो स्ट्रेन होगा या जो एक्सटेंशन, कैसे इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि पहला केस हम लोग लेते हैं कि आपके पास ये बार है, ठीक है, और इस बार को एक साइड से तो फिक्स कर रखा है, दूसरा साइड इसका फ्री है, ठीक है। दूसरा साइड क्या है, पूरी तरह फ्री है, ठीक है। इसकी लेंथ आपको पता है कि L है, ठीक है, ओके। इसका नामकरण भी कर देते हैं, इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, ओके। अब हम क्या कहते हैं कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, इसका लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा ना। ये लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा लेंथ में इंक्रीमेंट, ठीक है, ओके। तो इसको मैं इस तरह कुछ दिखा देता हूँ कि इसका लेंथ में इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। कितना आया है भैया, तो DL आया है, ठीक है। अभी का केस समझिए, सिंपल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। जो चेंज इन लेंथ है वो DL है। अब मुझे कोई बता सकता है जी कि DL बराबर क्या, तो अपने प्रीवियस नॉलेज को का इस्तेमाल करिए, पूर्व में अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है, 11वीं और 12वीं का ज्ञान। तो हमें पता है पूर्व के अनुभवों और ज्ञान के अनुसार कि अल्फा इंटू T इंटू L, यही तो चेंज इन लेंथ होता है ना। चेंज इन लेंथ इक्वल टू लीनियर, जो आपका एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, जो इस मटेरियल का अलग होगा, किसी और मटेरियल का और कुछ होगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, T क्या है, राइज इन टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑन दैट स्पॉट क्या टेम्परेचर है, नहीं, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। और L क्या है, जो ओरिजिनल इसका लेंथ था। तो ये तो हमें पता है कि चेंज इन लेंथ यही होता है, ठीक है, यही होता है। चलिए मान लिया यही होता है। अब देखिए,
एक्चुअल में लेकिन क्या हो रहा है, हमें किसके लिए बात करना है, हमें बात करना है इस केस के लिए ना, कि ये फिक्स है तब, है ना, इस केस के लिए हमें बात करना है। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक साइड को फ्री कर दिया है, ठीक है, एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि एक्सपेंशन ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर समझाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक हम लोग अब एक्सपेंशन हो चुका है, ठीक है, अब इस पर एक लोड, एक्सटर्नल लोड हम लगाएं और एक ऐसा लोड लगाएं कि ये जो एक्सपेंशन है ये ख़त्म होता चला जाए, कम होता चला जाए और वापस जो ओरिजिनल लेंथ है वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएं, ठीक है। एक ऐसा लोड लगाएं जिसके कारण इस बार में कंप्रेशन हो और ये बार अपने ओरिजिनल लेंथ एल पर वापस आ जाए, ठीक है। ये हमारा टारगेट है अभी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ठीक है एक कंप्रेसिव लोड हम लोग लगाने जा रहे हैं इस पर, ठीक है। तो जो आपका कंप्रेसिव लोड है उसके कारण क्या हुआ पता है, देखिए कंप्रेसिव लोड के कारण क्या हुआ, ये पी लोड लगाया हमने तो लगातार आप देख रहे हैं कि जो इसके लेंथ में है कमियां आ रही है, यहाँ लेंथ ये था, यहाँ लेंथ कम हो गया, अगले स्टेप में और लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। लगातार इसके लेंथ में क्या होगा, कमी आएगा, क्योंकि मैं कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, फाइनली ये हो जाएगा, हम लोग वापस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। जो पी लोड हम लोग लगा रहे थे उसके कारण वापस लेंथ ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए थोड़ा आप लोग कि ये जो स्ट्रेन होगा, ठीक है, स्ट्रेन किस तरह का स्ट्रेन है ये, तो पहली बात तो ये कि कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा क्योंकि लोड जो है कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है ये कितना होगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन हम लोग क्या पढ़े थे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़े थे कि जो ओरिजिनल बॉडी है, ओरिजिनल बॉडी ये है अभी, ठीक है, ये मत समझिएगा कि ओरिजिनल बॉडी ये है ना, ये ओरिजिनल था लेकिन उसके बाद एक्सपेंशन के बाद ये हो गया, अब जब एक्सपेंशन हो गया तो इसको वापस ओरिजिनल डायमेंशन में लाना है, ठीक है। इसलिए हमारा जो ओरिजिनल डायमेंशन है ये है और इसको वापस हमने इस पोजीशन पे लाया है, ठीक है। तो ओरिजिनली जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या है हमें पता होना चाहिए, ठीक है, और जो अभी डिक्रीज इन लेंथ हुआ है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन इस हम निकाल लेंगे। तो बताइए कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना होगा, अब मुझे बताइए कि डिक्रीज इन लेंथ कितना हुआ है भैया, तो डिक्रीज इन लेंथ आप देखोगे तो इतना ही डीएल हुआ है ना, ठीक है। डिक्रीज इन लेंथ कितनी हुई है, चेंज इन लेंथ इज डीएल, ठीक है। और ओरिजिनल लेंथ कितना था, ओरिजिनल लेंथ देखिए कितना था, ये है इसका ओरिजिनल लेंथ एल प्लस डी एल, यही तो था, ठीक है, एल प्लस डी एल इज इक्वल टू डी एल बराबर क्या होता है जी, देखिए तो यहाँ अल्फा टी एल पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े तो लिख भी देते हैं, अल्फा टी एल डिवाइडेड बाई एल प्लस अल्फा टी एल। अब देखिए ऐसा है कि अल्फा टी एल बाई एल इसको लिख देते हैं, जानते का है, क्योंकि जो आपका अल्फा टी एल है ना बहुत ही छोटा है, किसके रेस्पेक्ट में, एल के रेस्पेक्ट में, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा टी। तो इस केस में जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा वो हमने निकाल लिया अल्फा टी। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, देखिए क्या किया हमने, हमें निकालना क्या भैया, हमें निकालना ये है कि ये एक बार है दोनों तरफ से फिक्स है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ा तो इसमें एक्सपेंशन होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चूंकि फिक्स है तो एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, इसके कारण इसमें स्ट्रेस इंड्यूस करेगा, यही हमें निकालना है कि कितना स्ट्रेस इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका हमने क्या अपनाया, हमने कहा कि इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको एक्सपेंशन होने देते हैं, हो गया एक्सपेंशन, ठीक है, चलो एक्सपेंशन हो गया भैया। अब ओरिजिनल बार मान लीजिए इसी को, ठीक है, अब एक लोड लगाकर हमने इसके एक्सपेंशन को कम किया, कंप्रेस किया और इसके ओरिजिनल लेंथ एल तक वापस लेकर आ गए,
ठीक है। तो कितना लोड लगाना पड़ेगा और उस लोड के कारण कितना स्ट्रेन निकल कर आएगा, ठीक है, वही हम लोग अभी तक निकाले हैं। और इसी क्रम में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, अगर उसको भी निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा कि कितना थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए कि क्या हो रहा है। चलिए, स्ट्रेन निकल गया आपका, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए स्ट्रेस कैसे निकलेगा भैया। तो हमें पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन जो आपका निकल कर आया है अल्फा टी इंटू ई, ठीक है। अल्फा एल मैंने लिख दिया, अल्फा एल नहीं, अल्फा टी इंटू ई, ठीक है। ओके, डन। तो लोड कितना आएगा भाई, लोड बता दीजिए। तो लोड आपको पता है कि स्ट्रेस इंटू एरिया, तो अल्फा टी इंटू ई। क्रॉस सेक्शनल एरिया की अभी तक मैंने चर्चा नहीं की थी, हम मान लेते हैं कि ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो लोड भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे निकलेगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चूंकि यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेन मैंने लिखा है, लेकिन यही तो थर्मल स्ट्रेन है ना, और जो स्ट्रेस निकला यही तो थर्मल स्ट्रेस है ना, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस आपका कितना है, थर्मल स्ट्रेन आपका कितना है बता दीजिए। तो स्ट्रेस आपका अल्फा टी ई और स्ट्रेन जो है आपका वो है अल्फा टी, ठीक है। दैट्स इट, यही तो है, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के बारे में हमने अच्छा खासा जानकारी अपने पास रख लिया, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, लेट अस नाउ सी ए प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रड इज 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 2 मीटर लॉन्ग एक रड है, ओके, एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री। ये लेंथ 2 मीटर कब है, 10 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द रड व्हेन द टेम्परेचर इज रेज टू 80 डिग्री। अब टेम्परेचर को बढ़ा के 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया है, तब उस केस में कितना एक्सपेंशन होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। अब उसके आगे ये तो पहला प्रश्न हो गया, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा देखिए, इफ द एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, अगर एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया गया है, कैसे प्रिवेंट किया गया, ये एक्सपेंशन हो रहा था लेकिन क्या कर दिए, इसको दोनों ही एंड से लॉक कर दिया गया है ना। तो उस केस में इफ द एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड फाइंड द स्ट्रेस इंड्यूस इन द मटेरियल, कितना स्ट्रेस इंड्यूस हुआ मटेरियल में ये निकालना है। ई की वैल्यू आपको दे रखी है और अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, गिवन जो भी चीज़ें दे रखी है उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। एल दे रखा है 2 मीटर, ठीक है, इसको मैं सेंटीमीटर में लिखूँ तो 200 सेंटीमीटर। टेम्परेचर फर्स्ट कितना दे रखा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और T2 कितना दे रखा है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। हमें निकालना है T, राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर, वट एवर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ये हो गया आपका -10 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल इक्वल टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ओके। ई भी दे रखा है, यंग्स मॉडुलस 1.0 इंटू 10⁵, लेकिन यूनिट देखिए कुछ अलग है ना, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब होता है 10⁶, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर में। तो 5 और 6 दोनों मिला दीजिए तो 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और कुछ दे रखा है क्या, अल्फ़ा की वैल्यू था, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फ़ा मीन्स क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कितना 0.00012, ठीक है, ये है ना पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू ये दे रखी है। निकालना क्या था, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बोले तो डीएल, डीएल हमने पढ़ा है, देखिए यहाँ आपने डीएल के बारे में जानकारी लिया है यहाँ, ठीक है। अल्फ़ा टी एल, डीएल इज इक्वल टू अल्फ़ा टी एल। अल्फ़ा मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, टी मतलब क्या, जो राइज इन टेम्परेचर है, ठीक है, और एल मतलब क्या, जो ओरिजिनल लेंथ दे रखा है। लिख दीजिए 0.000012 इंटू, देखिए कितना है 70
डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इंटू एल। एल कितना दे रखा है, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो अल्फ़ा है इसका यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, यही होता है ना। देखिए यहाँ लिखा होगा, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको मैं लिख दूँ। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ लगा तो ये दोनों कट जाएगा, है ना। आपका यूनिट जो बचेगा वो सेंटीमीटर में बचेगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो विल फाइंड दैट इट इज़ इक्वल टू, बताइए आप लोग कितना आता है। ठीक है, एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, स्ट्रेस आपको निकालना है ना। स्ट्रेस, स्ट्रेस देखिए तो क्या पढ़े थे, स्ट्रेस अल्फा टी ई, अल्फा टी ई, अल्फा टी ई, अल्फा 0.0001, एक और जीरो है ना, 012 पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू टेम्परेचर राइज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इंटू ई की वैल्यू बताइए कितना है जी, ई की वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बताना होगा कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, और इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन आई होप कि क्लियर है आप लोग का। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसको कैसे देखना है। ठीक है, थर्ड थिंग जो हम लोग देखेंगे वो है थर्मल एक्सपेंशन इन कंपोजिट बार्स। अगर बार कंपोजिट हो, कंपोजिट बार आपने इससे पहले पढ़ रखा है ना, कि एक स्टील बार है एक ब्रास बार है ना, तो उसमें कैसे स्ट्रेस वगैरह निकालना है। अगर दोनों उस तरह का कंपोजिट बार है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे, वो भी अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ना, वो थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स, इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या है इसमें, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंपोजिट बार क्या होता है, इस टॉपिक से आप लोग परिचित हैं कि व्हाट इज़ कंपोजिट बार। पहले तो ये बता दिया जाए, तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी, कंपोजिट बार, कंपोजिट सेक्शन तो हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, पढ़ रखे हैं कि कैसे कि दो बार को हम लोग रिजिडली अटैच कर देते हैं और दोनों एक सिंगल यूनिट के रूप में बिहेव करता है। ठीक है, तो कंपोजिट बार के बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, अभी क्या है, अभी पढ़ना है हमें कि थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार। अब थर्मल स्ट्रेसेस तो एकदम ताज़ा अभी अभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके, तो बस यही चीज़ है कि कंपोजिट बार आप समझते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस आप समझते हैं। अब यही जो थर्मल स्ट्रेसेस है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ, कंपोजिट बार्स में। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यही सिंपल सी टॉपिक है जो हमें देखना है। ठीक है, देखिए ऐसा समझिए कि एक आपके पास ब्रास, ठीक है, क्या है आपके पास, एक ब्रास का बार है। ठीक है, ब्रास का बार है। ठीक है, उसके साथ हमने अटैच कर दिया एक स्टील बार को। किसको अटैच कर दिया, एक स्टील बार को। ठीक है, देखिए ज़रा, ये हमारा स्टील बार है। ठीक है, और इसके साथ हमने किसको अटैच किया है, ब्रास। ओके, ठीक है ना जी, चलिए मान लीजिए इसको ऐसा ही है। ठीक है, अब क्या है, लिख भी दूँ यहाँ तो और बेहतर समझ में आया आप लोग को। ये आपका क्या है, ब्रास। ठीक है, और ये क्या है आपका स्टील। ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर राइज किया है। ठीक है, टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो दोनों में एक्सपेंशन होगा। ठीक है, लेकिन अल्फ़ा जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होता है, और इस कारण से
ब्रास में एक्सपेंशन ज़्यादा होगा और स्टील में एक्सपेंशन कम होगा। ठीक है, ब्रास में एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, स्टील में एक्सपेंशन कम होगा। स्टील में भी एक्सपेंशन होगा लेकिन ब्रास की तुलना में एक्सपेंशन कम होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक रिजिडली अटैच्ड है और एक कंपोजिट बार है ना जी, कंपोजिट बार है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ई आगे ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, ई कम एक्सपेंड करे ना, ये संभव नहीं है। इस दोनों को सेम अमाउंट में ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिजिडली अटैच्ड है, ये कंपोजिट बार है, तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि कोई एक ज़्यादा एक्सपेंड कर जाए और दूसरा कम एक्सपेंड करे। ठीक है, जब भी एक्सपेंशन होगा तो दोनों में सेम एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और एक ही समान एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया? क्या समझ में आया? ये ब्रास है, इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये स्टील है, इसमें एक्सपेंशन कम होना चाहिए। लेकिन चूंकि दोनों रिजिडली अटैच है, एक कंपोजिट बार है, इसलिए जो भी एक्सपेंशन होगा वो दोनों में सेम होगा। इस पॉइंट को गार्ड मान लीजिए पहले। ठीक है, चलिए, सही बात। लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें, ठीक है, अगर दोनों अलग अलग होता तब तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा एक्सपेंड होता, ये कम एक्सपेंड होता। लेकिन अभी तो दोनों रिजिडली अटैच्ड है, कंपोजिट बार, इसलिए सेम एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो ब्रास क्या होता, देखिए मैं बताता हूँ। क्या होगा, ये जो आपका ब्रास है ना, इसमें जो एक्सपेंशन है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ तक एक्सपेंशन होता है इस ब्रास में। ठीक है, अगर ये अटैच्ड नहीं होता तो, है ना, अगर ये कंपोजिट बार नहीं होता, ये ब्रास इंडिपेंडेंट होता, तो इतना एक्सपेंशन इसमें संभव था। ठीक है, ओके। और जो आपका स्टील है उसमें उसका जो एक्सपेंशन है वो इतना होता। ठीक है, ओके, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? स्टील में एक्सपेंशन इतना होता क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है, ब्रास के रिस्पेक्ट में वो अलग अलग है। ठीक है, तो स्टील में इतना एक्सपेंशन होता और ब्रास में एक्सपेंशन कितना होता तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि इतना होता, अगर दोनों इंडिपेंडेंट होते तो। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, है ना। ब्रास क्या चाह रहा है, इस दोनों फिगर को देखिए। अब ब्रास क्या चाह रहा है कि हम यहाँ तक एक्सपेंड हों, लेकिन उसकी एक्सपेंशन को रोक दी गई है। ठीक है, और वो दोनों बार अभी इतना ही एक्सपेंड किए हैं। इसको मैं परमानेंट कलर से दिखाता हूँ। ये दोनों अभी इतना ही एक्सपेंड किए हैं। ठीक है, ये दोनों कितना एक्सपेंड किए हैं, इतना ही एक्सपेंड कर पाए हैं। ठीक है, अब देखिए और समझिए, जो ब्रास है वो इतना एक्सपेंशन करना चाह रहा था लेकिन उसको कितना मिला, इतना ही एक्सपेंशन मिला, तो ये ज़्यादा है, तो ब्रास को एक्सपेंशन कम मिला। ठीक है, स्टील इतना ही एक्सपेंड उसको करना था लेकिन इतना एक्सपेंड कर गया, मतलब जितना एक्सपेंशन उसको चाहिए तो उससे ज़्यादा एक्सपेंड कर गया। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, ये जो ब्रास है इतना एक्सपेंशन चाहिए था इसको लेकिन हुआ इतना ही, इसका मतलब क्या है, और स्टील जितना एक्सपेंशन होना था उससे ज़्यादा हो गया। अब आप बताइए कि इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है। आप पाएंगे कि जो आपका ब्रास है ना, ब्रास स्टील के कारण अपने फुल एक्सपेंशन को नहीं पा रहा है ना। ये जो ब्रास है स्टील के कारण अपने फुल एक्सपेंशन को नहीं पा रहा है। ठीक है, और ये जो स्टील है वो ब्रास के कारण ज़्यादा एक्सपेंड हो जा रहा है। ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ब्रास के ऊपर लगातार एक कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है। कहाँ से? ये स्टील के कारण एक कंप्रेशन है। ठीक है, स्टील के कारण ब्रास के ऊपर एक कंप्रेशन है ना। कैसे कह सकते कंप्रेशन है, ये इतना एक्सपेंड करना चाह रहा है लेकिन एक्सपेंड उसको करने नहीं दे रहा है, इतना पे ही रोक दे रहा है। दैट मीन्स देयर इज कंप्रेशन ऑन ब्रास ड्यू टू स्टील। और इसका ये भी मतलब हुआ कि स्टील तो इतना में ही खुश था लेकिन ब्रास उसको और आगे तक लेकर गया कि ना भाई यहाँ तक मत रुको, यहाँ तक तुम आ जाओ, है ना। ठीक है, तो मतलब ब्रास के कारण स्टील पे
टेंशन और स्टील के कारण ब्रास पे कंप्रेशन। इस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आया आप लोग को, ठीक है। टोटल एक्सपेंशन ब्रास इतना करना था, लेकिन हुआ इतना ही। क्यों भाई? तो मतलब इसको कोई पकड़ रहा है, पकड़ के रखा है कि नहीं एक्सपेंड होने देंगे। पकड़ रहा है मतलब क्या? कंप्रेशन लग रहा है, ठीक है। किसके द्वारा? स्टील के द्वारा। स्टील से अटैच है, इसी के कारण तो ये हो रहा है। अकेले रहता तो आराम से इतना एक्सपेंड कर लेता, ठीक है। तो क्या हो रहा है? स्टील इस पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है ना। और जो स्टील है वो इतना में ही एक्सपैंड, उसको इतना ही एक्सपेंड होना था, लेकिन इतना एक्सपेंशन हो गया, इसमें तो ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रास है उसको तीर करके आगे तक ले जा रहा है। तीरना बिहारी शब्द है, आई होप सब समझ रहे होंगे तीरना का मतलब, ठीक है। तो ये इस पर टेंसाइल फोर्स क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये मेन मुद्दा था जो आपको समझना था। अगर इतना समझ गए फिर तो आगे छोटा मोटा मैथमेटिक्स है, बहुत चीज़ें बची नहीं, ठीक है। देखिए एक चीज़ और कि इसमें ये समझ लीजिए आप, ओ ये चीज़ समझ लीजिए आप, ठीक है। ये तीसरा फिगर हो गया कि ये जो है ना, ये पोर्शन एक एंड से मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। ये फिक्स्ड ही है, ठीक है। और जो भी एक्सपेंशन वगैरह हो रहा है वो एक साइड हो रहा है, ठीक है। एक साइड को हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, क्या जाना? हमने यही सीखा, हमने यही जाना कि स्टील के कारण ब्रास के ऊपर क्या लग रहा है? कंप्रेशन लग रहा है। और ब्रास के कारण स्टील के ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। बस इतनी सी तो बात है, ठीक है। अगर इस बात को समझ गए हैं तो आगे बहुत आसानी से हम लोग मैथमेटिकली इन चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इतना समझिए। अब देखिए कहीं भी जब मैं पढ़ा रहा हूँ थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार, तो नोट्स में आपको नहीं मिल रहा है कि एक कंप्रेसिव फोर्स ब्रास के ऊपर एक्ट हो रहा है और स्टील पे टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपको समझना है, फिगर में हमने दे रखा है ना। तो ये चीज़ को या तो आप बुक से आप नोट्स बना लोगे या फिर आप समझ लोगे, ठीक है, फिगर से, ठीक है, कि क्या इसका मायने है, ठीक है। ये फिगर देख के ही अब अभी तो चीज़ें समझ में आ रही है, जब एग्जाम में आप रिवाइज करोगे आहा क्या था जी, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इधर आप दोबारा वीडियो को देखोगे, उससे अच्छा आप नोट्स भी बना के रख लो साथ में, ठीक है। चलिए अब ऐसा है कि जो कुछ चीज़ें मैं मान लेता हूँ, जैसे कि ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रास बार, ठीक है। ब्रास बार का क्रॉस सेक्शन मतलब इधर वाला, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे बना दूं, है ना, ये तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कितना है? इसको ए बी से मैंने डिनोट कर दिया है, ठीक है। सिग्मा बी स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस इन ब्रास बार जो है उसमें जो स्ट्रेस है। ई बी क्या होगा बताइए? स्ट्रेन इन बार है, ठीक है, ब्रास बार, है ना। और अल्फ़ा बी क्या है भैया? तो आपको पता ही है कि ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है ना। लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, फॉर किसके लिए? ब्रास के लिए, है ना। और ई बी एक और टर्म जो यूज़ होगा, क्या है ये जी? यंग्स मॉडुलस, है ना, ठीक है। किसके लिए? ब्रास के लिए। बिल्कुल इसी तरह आप, मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है, कि ए एस का मतलब क्या है, सिग्मा एस का मतलब क्या है, ई एस का मतलब क्या है ना, अल्फ़ा एस का मतलब क्या है, और ई एस का मतलब क्या है ये किसके लिए? स्टील के लिए, ठीक है। स्टील के लिए ये टर्म हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। चलिए फिर ये देखिए कि
एक्चुअल एक्सपेंशन कंपोजिट बार में कितना हुआ है, डेल, ठीक है, इसको मैं डेल से डिनोट कर रहा हूं, एक्चुअल एक्सपेंशन इन कंपोजिट बार, ठीक है। एक्चुअली कितना एक्सपेंशन हुई है, तो देखिए एक्चुअली कितना एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। ये इतना होता अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होते, लेकिन जब दोनों साथ थे, है ना, एक साथ यूनाइटेड है, एक सिंगल बार के रूप में काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल एक्सपेंशन कितना हुआ है, यही हुआ है, ठीक है, इतना ही, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला है, डेल से डिनोट किया है, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंशन वही है, ठीक है, जो यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, ओके। अब मुझे ये बता दीजिए कि लोड ऑन ब्रास कितना है, लोड ऑन ब्रास बार जो भी है आपका कितना है भैया, तो हमको पता है कि जो भी स्ट्रेस इन ब्रास इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्रास यही तो होता है ना। और लोड ऑन स्टील बता दीजिए कितना होता है, तो वो भी आपको पता है कि यही होता है ना, ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आप भी बताइए सही है कि नहीं। फॉर इक्विलिब्रियम, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम क्या लोड ऑन ब्रास शैल नॉट बी इक्वल टू लोड ऑन स्टील, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना, ठीक है। लोड ऑन ब्रास इज इक्वल टू लोड ऑन स्टील, सही बात है। अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो यह मैंने दिखाया ना आपको इस फिगर में कि लोड एक्ट कर रहा है ना, लोड एक्ट हो रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए तो जरूरी है ना कि दोनों का लोड इक्वल होने, तो इधर या उधर भागना चाहिए इसको, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि दोनों लोड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लेकिन एक चीज़ अब आप और देख लीजिए, ठीक है, जो आपका एक्चुअल एक्सपेंशन स्टील है, ठीक है, लोड की बात तो हो गई कि लोड इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। एक चीज और है जो आपको देखना पड़ेगा, एक्चुअल एक्सपेंशन, है ना, एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, सही बात है कि नहीं, देख लेते हैं वो फिगर बना हुआ है, स्टील हुआ है जी इतना एक्सपेंड, ठीक है, और ब्रास हुआ है इतना एक्सपेंड, हाँ सही बात है, दोनों सेम एक्सपेंशन हुआ है, ओके, तो बिल्कुल सही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, एक्सपेंशन जो स्टील में है वही एक्सपेंशन ब्रास में है, ठीक है, डन, ठीक है ना, ये क्लियर है। लेकिन अब मुझे बताइए एक्सपेंशन ऑफ स्टील हुआ कितना है, ये कोई बताएगा, एक्सपेंशन इन स्टील जो हुआ है कितना हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है, देखिए स्टील का मैं बात कर रहा हूँ, स्टील का बात मतलब जितना एक्सपेंशन इसमें होना चाहिए था अगर इंडिपेंडेंट होता उससे ज़्यादा ही हुआ है ना, उसको पकड़ के और एक्सपेंड करा दिया गया है, ठीक है, यही हुआ है ना। तो जो भी स्टील में एक्सपेंशन है, क्या ये आपको नहीं लगता इज इक्वल टू फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील होता, ठीक है, प्लस फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील तो इतना ही है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा हो गया ना जी एक्सपेंशन, कुछ ऐड एक्सपेंशन में हो गया, तो किसके कारण कैसे ऐड हुआ, तो क्या हम क्या ऐड करेंगे उसमें, ठीक है, तो यही ऐड करेंगे कि एक्सपेंशन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, है ना, स्टील बॉडी में जो टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हुआ ब्रास उसमें अटैच है इसके कारण, ठीक है, और उसका फ्री एक्सपेंशन अगर स्टील इंडिपेंडेंट होता उस समय जो एक्सपेंशन होता फ्रीली, दोनों को ऐड करेंगे तब हमें एक्सपेंशन स्टील में मिल जाएगा, यही तो है एक्चुअल एक्सपेंशन, ठीक है, यही हुआ है ना जी। तो यहां मैं लिख देता हूं एक्चुअल भी,
ठीक है, यहाँ मैंने लिखा क्या क्या, एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील और ब्रास इक्वल होगा, सही बात। यहाँ मैंने लिखा कि एक्चुअल एक्सपेंशन होगा कितना, वो भी तो पहले जान लीजिए। तो इतना ही तो होगा कि फ्री एक्सपेंशन जो स्टील में है और एक्सपेंशन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, किसके कारण, जो ब्रास उसमें अटैच था उसके कारण। ठीक है, चलिए अब सिंपल सी बात है, बता दीजिए मुझे कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील कितना होगा। तो हम पढ़ रखे हैं क्या होगा, अल्फा इंटू टी इंटू एल, यही तो होता है ना। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन स्टील का। टी क्या है, जो टेम्परेचर में वेरिएंस आया है, चेंज इन टेम्परेचर वो। और एल क्या है, जो एक्चुअल उसका लेंथ था। ठीक है, यही तो होता है। प्लस अब जरा ये बता दीजिए, एक्सपेंशन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। स्टील में एक टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा था और आपको बताना है कि एक्सपेंशन कैसे निकलेगा, चेंज इन लेंथ कैसे निकलेगा। चेंज इन लेंथ बाई लेंथ इक्वल टू स्ट्रेन होता है। तो अगर स्ट्रेन पता है तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन लेंथ निकल जाएगा। ये तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा ही है। तो स्ट्रेन कितना होगा, तो स्ट्रेस अपॉन ई इज इक्वल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस इन स्टील बाई यंग्स मॉडल ऑफ स्टील, ये दोनों मिला के स्ट्रेन बन जाता है जी, पता ना है। E इज इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता ना है। तो E बराबर क्या होगा, यही ना होगा। ठीक है, और इसको अगर मैं लेंथ से गुना कर दूं, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ समझ में आया ना जी। चलिए, ये चीज़ समझ में आया। एक्सपेंशन इन स्टील हमने निकाल लिया, ठीक है ना। एक्सपेंशन इन ब्रास भी तो निकालना पड़ेगा ना भैया। एक्सपेंशन इन स्टील तो सही निकाला, लेकिन एक्सपेंशन इन ब्रास भी तो निकालना पड़ेगा। तो आइए जो एक्चुअल एक्सपेंशन इन ब्रास निकाल लें। अब बताइए एक्चुअल एक्सपेंशन इन ब्रास क्या होगा, यही ना होगा कि फ्री एक्सपेंशन, है ना, फ्री एक्सपेंशन ऑफ ब्रास। अगर वो इंडिपेंडेंट होता तो जो भी इसमें एक्सपेंशन होता वो, लेकिन एक्चुअल तो वो नहीं है। ठीक है, एक्चुअल तो वो नहीं है, उसको में थोड़ा सा कंप्रेशन भी लग गया ना। ठीक है, तो कंप्रेशन के लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे, है ना। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ना किया है जी। अगर फ्रीली जो भी उसमें एक्सपेंशन होता उसमें स्टील के कारण थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, किसके कारण, कौन लगा रहा है ये टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस तो इंड्यूस हो रहा है उसमें, लेकिन कौन इस पर बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जो आपका ब्रास है। ठीक है, चलिए, इज इक्वल टू फ्री एक्सपेंशन इन ब्रास बता दीजिए क्या होगा जी। तो अल्फा बी टी एल, अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले। ठीक है, माइनस टेंसाइल स्ट्रेस बताइए, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इनटू लेंथ। ठीक है, जैसे ऊपर किया वही चीज़ यहाँ करना है। ठीक है, चलिए क्लियर है ये। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इक्वेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, है ना, तो क्या मिलेगा, हमें मिल रहा है अल्फा एस इंटू टी इंटू एल प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस इंटू एल इज इक्वल टू अल्फा बी इंटू टी इंटू एल माइनस सिग्मा बी अपॉन ई बी इंटू एल। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कुछ यहाँ कटे तो काट देते हैं। तो देखिए जी, एल 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 कट सकता है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं सिग्मा स्टील अपॉन ई ऑफ स्टील। ठीक है, और एक सेकेंड पहले यही टर्म लिख लें।
ठीक है। हाँ, अल्फा स्टील इंटू टी प्लस सिग्मा स्टील अपॉन ई एस, जैसा है उसी क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो स्ट्रेस वाले टर्म को आगे भी लिख सकते थे। इज इक्वल टू अल्फा बी इंटू टी प्लस नहीं क्या है, माइनस सिग्मा बी अपॉन ई बी, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लिख दिए और ये एक रिलेशन हमें मिल गया है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब इस रिलेशन का यूज़ करके जब भी कंपोजिट बार में थर्मल एक्सपेंशन होगा तो हम लोग रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे, ये एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, तो आप बोलोगे इट इज़ थर्मल कॉफिशिएंट, है ना, या फिर कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का। टी क्या है जी, तो टी क्या है भैया, तो टी है हमारा जो भी टेम्परेचर में राइज या फॉल हो रहा है वटेवर, ठीक है। तो राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सिग्मा एस क्या है, तो सिग्मा एस है जो आपका स्ट्रेस स्टील में इंड्यूस हुआ है वही है। ई एस क्या है, तो ई एस इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। अल्फा बी क्या है, जो थर्मल कॉफिशिएंट है या कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो भी है, इनटू टी, तो टी आपको पता है, और सिग्मा बी स्ट्रेस इन ब्रास डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, ठीक है। तो देखिए ये सारे टर्म क्या है, हालांकि मैंने ऊपर बता रखा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को बता रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है और जब आप खुद से नोट्स बनाओगे तो उसमें भी इन चीज़ों को लिख लेना है पूरी तरह, ठीक है, ताकि नोट्स आपका कंप्लीट डिटेल रहे। जब आप रिवाइज करो तो वहाँ आप खुद को संकट में ना पाओ, अरे यार ये टर्म मुझे नहीं पता है, मुझे वापस जाके कहीं खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। जो नोट्स आप बनाओ वो पूरी तरह डिटेल्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इस पर एक न्यूमेरिकल अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन इन कंपोजिट बार से रिलेटेड।